नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो ऐच्छिक हिंदी अंतरा भाग 2 पुस्तक है उसका गद्य से संबंधित अध्याय नंबर 16 प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्याय भीष्म साहनी द्वारा रचित है। भीष्म साहनी का जीवन काल जो है वो 1915 से शुरू होता है और 2003 तक चलता है। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान में है वहाँ होता है और इनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई थी। उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन इन्होंने स्कूल में किया था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। देश विभाजन से पहले इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद मतलब ऑर्डनरी अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता इप्टा नामक मंडली में काम किया। मुंबई में बेरोजगार भी रहे। फिर अंबाला के एक कॉलेज तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्ययन से जुड़े। कुछ समय बाद स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही है। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियों का कुशल संपादन किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। इनकी प्रमुख कृतियों की बातें करें तो भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शव यात्रा, निशाचर, पाली, डायन ये इनके कहानी संग्रह हैं। झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की झोंपड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये इनके उपन्यास हैं। माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे ये इनके नाटक हैं। गुलेल का खेल जो है ये इनकी बालोपयोगी कहानियाँ हैं। आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तमस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके साहित्य अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उसे सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया है। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जाती है। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं। संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी ला देता है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात उनकी आत्मकथा ज्ञान के अतीत का एक अंश है जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू के साथ तथा फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। इस अध्याय के शब्दार्थों की बात करें तो पहला है गांडा मतलब बाजू और गले में पहना जाने वाला ताबीज जिसको काला धागा भी बोला जाता है। प्रदक्षिणा परिक्रमा घूप होता है गहरा या घोर, झिंझोड़कर होता है पकड़कर जोर से हिलाना। पालती होता है बैठने का एक आसन जिसमें दाहिने और बाएं पैरों के पंजे क्रम से बाईं और दाएं जांघ के नीचे दबे रहते हैं। चीवर होता है वस्त्र या पहनावा या फिर बौद्ध भिक्षुओं का ऊपरी पहनावा। क्षोभ होता है रोषयुक्त या असंतोष। रुग्ण होता है बीमार, अस्वस्थ। दिक्क होता है
तपेदिक, लब्ध, प्रतिष्ठित, प्रसिद्धि प्राप्त या यश अर्जित करना। अभ्यर्थना, प्रार्थना या निवेदन। दत्चित होता है जिसका मन किसी कार्य में अच्छी तरह लगा हो या एकाग्र। लर्जना का अर्थ होता है कांपना, हिलना डुलना। नजरसानी का अर्थ होता है पुनर्विचार, पुनर्निरीक्षण, नजर डालना। सदरमुकाम होता है राजधानी, आंखों में चमक आना, प्रसन्न होना। हाथ पैर पटकना, बेचैन होना या तड़पना। पेट पालना मतलब गुजारा करना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। आंखें गाड़ना मतलब एक जगह नजर टिकाना। पुलक उठना मतलब प्रसन्न हो जाना। घेर लेना मतलब अपनी ओर कर लेना। तिलमिला उठना मतलब कष्ट या पीड़ा से विकल हो जाना। एक नजर देखना मतलब अवलोकन करना या ध्यान से देखना। चल बसना मतलब दिवंगत हो जाना। अन्य महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो वहाँ प्रदर्शित नहीं हुए हैं वो भी आप इनमें देख सकते हो। बेसुध क्या होता है? बेहोश। पेट पालना मतलब गुजारा करना। झेप होता है शर्मिंदगी। तिल मिलाना पीड़ा से व्याकुल होना। भर्त्सना निंदा, हाथ पैर पटकना, बेचैनी होना। पुलक उठना प्रसन्न होना। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात यह संस्मरण लिया गया है। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। ये गांधी, नेहरू और यासिर अराफात का साथ लेखक को क्रमशः कब मिला? गांधी जी का सेवाग्राम में, नेहरू जी का कश्मीर में और यासिर अराफात का फिलिस्तीन की अस्थायी राजधानी ट्यूनिस में। लेखक ने सेवाग्राम की यात्रा की, वो की 1938 के समय, जिस समय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था। इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सेवाग्राम की नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे लेखक के भाई बलराज। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक की 5 मील दूरी तय की जाती थी इक्के या तांगे में बैठकर। मैं कोहट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन, प्रसिद्ध मुस्लिम वकील, वो कैसे हैं? ये बात गांधी जी ने लेखक से पूछी। सुबह 7 बजे के भ्रमण दल में लेखक ने गांधी जी के साथ किसको देखा? डॉक्टर सुशीला नैयर, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई को। लेखक सेवाग्राम में अपने भाई के साथ रुका था लगभग 3 सप्ताह तक। सेवाग्राम के आश्रम में गांग बजाता हुआ प्रदक्षिणा कौन कर रहा था? एक जापानी बौद्ध भिक्षु। सेवाग्राम में लेखक ने दर्शन किए, तो वो किए पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू, इनके दर्शन किए। लेखक ने देखा एक खोखे में 15 वर्षीय बालक जोर जोर से गा रहा था और वो गांधी जी को पुकार रहा था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक पीने से उसका पेट फूल गया था और बहुत तेज दर्द हो रहा था। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर 7वें पुल से अमीरा कदल तक नाव में शोभा यात्रा से स्वागत कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर में लेखक को ठहराया गया लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में। रात को खाने की मेज पर नेहरू जी व लेखक के अलावा कौन बैठे थे? शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती राजेश्वरी नेहरू व उनके पति। खाने की मेज पर नेहरू जी व श्रीमती नेहरू के बीच धर्म को लेकर तकरार हुई, तो नेहरू जी ने कौन सी कहानी सुनाई? वो कहानी सुनाई फ्रांस के लेखक अनातोले द्वारा रचित एक गरीब बाजीगर या नट की। बाजीगर ने क्रिसमस पर्व पर अपने प्रिय कर्तव्य से माता मरियम को श्रद्धांजलि दी। वो दी सिर के बल खड़े होकर। कहाँ पर किया ये कर्तव्य? पेरिस में। पेरिस का जो क्रिसमस हॉल था उसमें।
गिरजे का पादरी जैसे ही नट को पीटने के लिए आगे बढ़ा तो वो क्या देखता है कि माता मरियम अपने आंचल से हाँफते हुए नट का पसीना पोंछ रही थी। कश्मीर के बंगले में लेखक ने बचकानी हरकत क्या की, नेहरू जी के मांगने पर भी अखबार न देना। लेखक ने सोचा कि जब तक नेहरू जी अखबार नहीं मांगेंगे तब तक वो उनको अखबार नहीं देंगे, और नज़र छुपा कर वो अखबार पढ़ता रहा। नेक्स्ट है अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में एक कार्यकारी महामंत्री के रूप में लेखक अपनी पत्नी सहित पहुंचा ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में। अफ्रो एशियाई लेखक संघ में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? वो थे सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदरपाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला। ट्यूनिस में लेखक संघ की प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी? वो थी लोटस। फैज अहमद इसके प्रधान संपादक थे। ट्यूनिस में यासेर अराफात के नेतृत्व में काम करने वाली अस्थायी सरकार कौन सी थी? फिलिस्तीन की सरकार। लेखक और उनकी पत्नी को लोटस पत्रिका के तत्कालीन संपादक ने आमंत्रित किया। सदर मुकाम अर्थात राजधानी में दोपहर के भोज पर कमरे में दाईं मेज पर भुना हुआ बकरा रखा था तथा लेखक अपनी पत्नी सहित वह यासिर अराफात के साथ बाएं मेज पर बैठे। यासिर अराफात ने कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। ये कहा था गांधी जी के लिए लेखक को। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो चुका है। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 70 जो गद्य से संबंधित है। असगर वजाहत का इनका जीवन काल, इनका जन्म होता है 1946 से वर्तमान तक इनका जीवन काल चल रहा है। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई। विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की और 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य शुरू कर दिया था कि जब ये 9-10 साल के थे तब से लेखन कार्य कर रहे हैं। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा तो लिखी ही, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कुछ कहाँ कुछ, आधी बनी, मैं हिंदू हूँ, ये इनके कहानी संग्रह है। फिरंगी लौट आए, झन्ना की आवाज़, वीरगति, स्मिता, जिस लाहौर नहीं देखा तथा अकी, ये इनके नाटक हैं। सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटकों का संग्रह और रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, जैसी कैसी आगी लगाई, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। असगर की भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंजनात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उन्होंने उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर ने गजल की कहानी और चित्र का निर्देशन किया तथा बूंद बूंद धारावाहिक का भी लेखन किया। शेर, पहचान, चार हाथ, साझा नाम से इनकी 4 लघु कथाएं इस अध्याय में दी गई हैं। शेर जो है वो प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते जाते हैं और पेट में समा जाते हैं। ऊपर से देखने पर शेर हिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार माना जाता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है तो शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। इसका तात्पर्य है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा को मानने से इनकार करता है तो वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधाभोगियों, छद्म क्रांतिकारियों,
हिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। पहचान कहानी में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी जनता पसंद करती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को भिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मील के कलपुर्जे बन गए हैं। लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। साझा कहानी में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पादन पर जमी है। गांव का प्रभुत्ववादी वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसलें हड़प लेता है। किसान को पता ही नहीं चलता है और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़क कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। इस कहानी में आए प्रमुख शब्दार्थ सींग निकलना का अर्थ होता है। इसका प्रयोग प्रतीक रूप में किया गया है। गधे के सिर पर सींग निकलने की कहावत आपने सुनी होगी। यह इसी कहावत को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ है व्यवस्था से अलग रहना, बनी बनाई लीक से अलग चलना। डुग्गी पीटना मतलब प्रचार करना। पुराने ज़माने में डुग्गी जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता था, उसको बजाकर लोगों को एकत्र किया जाता था और ज़रूरी सूचनाएं सुनाई जाती थी। पट्टी पढ़ाना मतलब बहकावे वाली शिक्षा देना। निर्वाण होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। एक होता है निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है रचना और निर्वाण का अर्थ मोक्ष। कक्षा 9 से 12 तक के पद्य भाग से संबंधित जितने भी अध्याय हैं, उन सभी का हिंदी अनुवाद सहित आपको स्टडी मिनट का चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे सभी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आपको गद्य भाग चाहिए तो आप डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ से वो कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी गद्य से संबंधित अध्याय हैं उनको आप देख सकते हो। सींग निकलना मतलब बनी बनाई परंपरा से हटकर चलना। दरख्वास्त होता है आवेदन पत्र। शेर जो है वो प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मकता का प्रतीक है। पहचान जो है वो बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा है। चार हाथ में मजदूरों के शोषण का प्रतीक किया गया है। साझा कहानी में पूंजीपतियों द्वारा छोटे व्यक्तियों की लूट का प्रतीक है। तो ये चारों कहानियों के प्रतीक यहाँ दिए गए हैं। लेखक ने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध की मुद्रा में किसे बैठे हुए देखा। तो एक शेर को देखा जो मुंह खोले हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है और जंगल के छोटे छोटे जानवर बारी बारी से कतार में आकर उसके मुंह में जा रहे हैं। गधे, वह शेर का मुंह जरूर है
पर वहाँ हरी घास का मैदान है। ये गधे जानवर ने लेखक को कहा। लेखक ने लोमड़ी से शेर के मुंह में जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि शेर ने उसे रोजगार दिलवाने के लिए वादा किया था। वह रोजगार दफ्तर जा रही है और नौकरी के लिए वहां आवेदन करेगी। उल्लू शेर के मुंह में क्यों जाना चाहता था? वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा में उसके मुंह में जा रहा था। उसको लगता था कि इसके मुंह में जाने से उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। लेखक ने देखा एक जुलूस हंसते गाते और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते हुए शेर के मुंह में जा रहा है। वो जुलूस किसका था? वो जुलूस था कुत्तों का। लेखक ने जंगली जानवरों से क्या सुना कि जो शेर है वो अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है। शेर के स्टाफ वाले जानवरों ने लेखक को क्या बताया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास होता है। लेखक ने कहा कि उसे नहीं जाना ऐसे झूठे रोजगार दफ्तर में। ऐसा सुनते ही शेर दहाड़ मारकर खड़ा होता है और लेखक की तरफ झपटता है। राधा ने अपनी प्रजा की शांति प्राप्त करने का क्या उपाय बताया? उन्होंने उपाय बताया अपनी आंखें बंद रखना। राजा ने अपनी प्रजा को अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। राजा ने प्रजा को अपने होठ सिलवाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि बोलना उत्पादन में बाधक होता है। एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें केवल राजा दिखाई दिए। वे एक दूसरे को भी नहीं देख सके थे। मिल मालिक के मन में क्या विचार आया? तो उसके मन में विचार आया मजदूरों के 4 हाथ लगवाने का, ताकि काम ज्यादा हो सके। मजदूरों के हाथ लगाने के लिए अधिक पैसे देकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया। उन्होंने सालों तक शोध करने के बाद मिल मालिक से क्या कहा कि यह काम असंभव है। बाद में मालिक ने उन्हें नौकरी से हटा दिया। मिल मालिक ने विख्यात कारीगरों से मजदूरों के हाथ लगवाए। कभी कटे हुए हाथ, कभी लकड़ी के हाथ, कभी लोहे के हाथ, किंतु उनको सफलता नहीं मिली। अंत में मिल मालिक ने 4 हाथ की समस्या का क्या समाधान ढूंढा कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो आधी कर दी जाए, ताकि दुगुने मजदूर वो रख सके। इस आधार पर उन्होंने 4 हाथ की इस समस्या का समाधान निकाल लिया। किसान अकेली खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पूंजीपतियों द्वारा धमकाए जाने के कारण। एक दिन किसान के सामने साझा खेती करने का प्रस्ताव किसने रखा? हाथी ने रखा, मतलब नए पूंजीपति ने। किसान व हाथी ने मिलकर खेत में क्या बोया? गन्ना बोया। अपने व पराये की बात मत करो, हम मिलकर गन्ने खाएंगे, ये हाथी ने किसान से कहा। हाथी और किसान ने गन्ने की फसल का बंटवारा किस प्रकार किया? हाथी ने गन्ने का एक छोर किसान के मुंह में दिया और एक छोर अपने मुंह में लिया और दोनों गन्ना खाने लगे। जब किसान गन्ने सहित हाथी के मुंह की ओर बढ़ा तो डर के कारण उसने गन्ना छोड़ दिया।